अब मैं शुरू करूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, राइट। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में सभी लोग ध्यान देंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री, देखिए ध्यान से आप लोग। बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, वो सरफेस के ऊपर ही अकर होते हैं। वो सारे फिनोमिना हम लोग डील करते हैं किसमें, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, राइट। आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोसेस लेता हूं आप सब बच्चों के लिए, एड्जॉर्प्शन। देखो ध्यान दीजिए, ये मैंने लिया एड्जॉर्प्शन। अच्छा ये बताओ, आप में से सभी बच्चों ने एड्जॉर्प्शन का नाम सुना हुआ है। देखिए क्या होता है एड्जॉर्प्शन, आप समझिए जैसे ही एक मैंने सरफेस बनाई है, दिख रही है सब बच्चों को। अब मान लिया इस सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। ये देखिए, ये पार्टिकल यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं सब बच्चों को। तो आप देख रहे होंगे ये जो फिनोमिना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सरफेस के ऊपर। ये सब्सटेंस का जो बल्क है, जो अंदर है, उसमें नहीं हो रहा, सरफेस के ऊपर हो रहा है। क्लियर। और यही सारे जो फिनोमिना आते हैं इनको हम डील करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने बताया भी है, इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री विद द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस मे बी डिफाइन एज बाउंड्री विच सेपरेट बिटवीन द टू बल्क फेजेस। आप इंटरफेस का मतलब समझते हो। इंटरफेस का मतलब है, अगर आप समझिए इस बात को, इंटरफेस से मतलब है कि जो बाउंड्री दो बल्क को सेपरेट करती है, जो बाउंड्री दो बल्क को सेपरेट करती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। क्लियर हुआ। अब मैं बात करने जा रहा हूं एड्जॉर्प्शन की। देखो सभी लोग ध्यान दीजिए, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए एड्जॉर्प्शन। देखिए आप लोग, राइट डाउन एड्जॉर्प्शन। क्या होता है एड्जॉर्प्शन, ये देखिए आप लोग। बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैं लिखवा दूंगा आप सब बच्चों को। हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आप देखेंगे ये जो अलग सब्सटेंस के मटेरियल हैं, इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो गया इनका एक्यूमुलेशन। यानी मैं एड्जॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करूंगा, आप देखिए सब बच्चे ध्यान से। द फिनोमिना इन विच चलिए मैं आप लोगों के लिए बात करने जा रहा हूं एड्जॉर्प्शन। क्या होता है एड्जॉर्प्शन, बेसिकली इट इज अ फिनोमिना इन विच द डिफरेंट सब्सटेंस मटेरियल एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। तो यहां पे मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं सब बच्चों के लिए, ध्यान दीजिए। द फिनोमिना इन विच molecules accumulate at the surface, clear, and this phenomena is known as adsorption, तो अब देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है एड्जॉर्प्शन की, समझ में आई सब बच्चों को, बहुत आसान है। द फिनोमिना इन विच द मटेरियल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, क्लियर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। क्लियर। हेयर ये यहां पर मैंने जो आपको येलो कलर में दिखाए हैं, ये क्या होगा, एड्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं इसको, एड्जॉर्बेट। देखो ध्यान दे सब बच्चे, जो येलो कलर से दिखाया गया है दिस इज एड्जॉर्बेट, और ये जो व्हाइट कलर वाला है दिस इज एड्जॉर्बेंट।
अब पॉइंट ये आता है, अगर मुझे एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत आसान है। एड्सोर्बेट, द सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस, द सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस, दैट इज एड्सोर्बेट। व्हाट इज एड्सोर्बेंट? द सरफेस एट विच एड्सोर्बेट एड्सोर्ब एंड दिस सरफेस इज नोन एज एड्सोर्बेंट। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान दीजिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। पहला एग्जांपल है डाइज गैस एड्सॉर्ब ऑन द कॉटन फाइबर, एक्टिवेटेड कार्बन एटसेट्रा। क्लियर? यहां पर एक एग्जांपल हम चारकोल का भी ले सकते हैं ऐसे ही। अगर आप देखें, ये चारकोल है, दिस इज चारकोल। आपको पता है चारकोल की जो क्या खास बात होती है? चारकोल जो है वो गैसेज को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर आप समझिएगा, जैसे कि मान लिया ये गैस के मॉलिक्यूल आ गए, या कोई भी गैस ले लीजिए, सपोज ये गैस ले ली मैंने हाइड्रोजन। क्लियर? तो मेरे लिए अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, ये बताओ अच्छा हाइड्रोजन क्या होगा, बताइए। हाइड्रोजन होगा, देखो सब बच्चे ध्यान दें, हाइड्रोजन इज एड्सॉर्बेट, हाइड्रोजन इज एड्सॉर्बेट। व्हाट अबाउट चारकोल? चारकोल, ये चारकोल क्या होगा? चारकोल होगा एड्सॉर्बेंट, चारकोल इज एड्सॉर्बेंट। अब मैंने जो आपको टर्म्स बताई, कौन कौन सी? एक टर्म्स बताई एड्सॉर्प्शन, दूसरी बताई एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ये पता लगा? क्या बताया मैंने? एड्सॉर्प्शन बहुत ही आसान है, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एक्यूमुलेट एट द सरफेस, दैट इज दिस फिनोमेना इज एड्सॉर्प्शन। क्लियर? व्हाट इज एड्सॉर्बेट? जिसके मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हुए हैं, दैट इज एड्सॉर्बेट। और जिस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। अब मुझे लगता है कि आप सारे बच्चों को एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट ये तीनों टर्म्स अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखो ध्यान देंगे सभी बच्चे, अभी शुरू करो। हाँ देखिए, हम लोगों ने जो टर्म्स मैंने बताई आपको, कौन कौन सी? एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्प्शन। अब मैं अगले वाली जो टर्म्स है वो बात करने जा रहा हूं डिसॉर्प्शन। अच्छा बताइए डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लिया यहां पर मैंने एक सरफेस बनाई हुई है, इस सरफेस के ऊपर आप समझिए ये जो मॉलिक्यूल थे, आप देख रहे होंगे सब बच्चे, इस सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल क्या हो गए? एक्यूमुलेट हो गए हैं, एड्सॉर्ब हो गए हैं। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, इस सरफेस से मॉलिक्यूल हटा दूं, मतलब आप समझिए, ऐसे समझिएगा, ये मेरे पास एड्सॉर्बेंट आ गया प्लस, और ये जो मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल दिखा दिए, ये किसके मॉलिक्यूल हैं? एड्सॉर्बेट के। यानी रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। यानी ये एड्सॉर्प्शन का एक तरफ से अपोजिट प्रोसेस आ गया, रिवर्स प्रोसेस आ गया। पता लगा सब बच्चों को? देखिए यहां पर मैंने एक सरफेस ली हुई है, इस सरफेस के ऊपर आप देख रहे होंगे यहां पर क्या क्या है? एड्सॉर्बेंट है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल है किसके? एड्सॉर्बेट के, और मैंने अलग से दिखा दिया, देखो एड्सॉर्बेंट अलग हो गया, दिख रहा है। और यहां पर जो मॉलिक्यूल आ गए, ये किसके आ गए? एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आ गए। क्लियर हो सब बच्चों को? तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। तो मुझे बताएं सब बच्चे, क्या डिसॉर्प्शन सब बच्चों को समझ में आया है? कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म्स आती है एब्जॉर्प्शन। पता है एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? देखो ध्यान दें, ऐसे समझिए आप लोग, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस में देखिए आप लोग, जो मॉलिक्यूल होंगे वो बल्क के अंदर होंगे।
कहां पर होंगे? उसके बल्क के अंदर होंगे, सरफेस के ऊपर नहीं होंगे मॉलिक्यूल। यानी when molecules penetrate in the bulk of the substance and uniformly distributed, देखो क्या बताया मैंने, when the molecule penetrate into the bulk of the substance and uniformly distributed, this phenomena is known as absorption। ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ये पता लग रहा है सब बच्चों को? तो चलिए, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को एब्जॉर्प्शन का जो टर्म्स है ये समझ में आया होगा। एक टर्म्स और हम लोग बात करने जा रहे हैं, दूसरी टर्म है सॉर्प्शन। देखो सॉर्प्शन क्या होता है? बेसिकली ये सॉर्प्शन जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व बोथ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। ये मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, देखो अगले पेज पे लिखता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहां पे लिखा सॉर्प्शन, देखो सॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। सॉर्प्शन मैंने बताया when adsorption and absorption both take place simultaneously, then phenomena is known as sorption। when adsorption and absorption takes place simultaneously, clear, then phenomena is known as sorption। अब देखो यहां पर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको एक टर्म्स बताई सॉर्प्शन, ये मुझे लग रहा है आपको पता भी लगा होगा। सिंपल सी बात मैंने बोली, when adsorption and absorption take place simultaneously, then phenomena is known as sorption। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लिया ये कोई सरफेस है, क्लियर। अब इस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये किसकी वजह से है जरा बताओ? ये मॉलिक्यूल हैं एड्सॉर्प्शन की वजह से। किसकी वजह से मॉलिक्यूल है ये? एड्सॉर्प्शन। ये बात पता लगे? और इसके बल्क में हम जो मॉलिक्यूल का जो पेनिट्रेशन होता है जिसमें वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऐसे ये देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये किसकी वजह से हैं? एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर आपने एक बात देखी होगी कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाएं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का हमारी डेली लाइफ में जो एग्जांपल है आप देखते होंगे, हम लोग ये जो कपड़े पहनते हैं, जो फैब्रिक की डाई करते हैं, फैब्रिक डाई मैं लिख देता हूं, फैब्रिक डाई, जो फैब्रिक की डाइंग करते हैं, इसमें आप समझिए, देखो फैब्रिक की जो सरफेस होती है उसके ऊपर भी कलर होगा और फैब्रिक के जो अंदर होगा ना वो भी कलर होगा। इसका मतलब ये जो कलर जो इस फैब्रिक के अंदर गया है वो किस प्रोसेस के थ्रू गया है? सॉर्प्शन। यानी सरफेस पे जो कलर आया है वो किसकी वजह से आया है? एड्सॉर्प्शन। और उसके अंदर जो कलर गया है वो किसकी वजह से आया है? एब्जॉर्प्शन। तो अब मुझे देखो सब बच्चे बताएं, आप लोग मुझे लग रहा है समझ में भी आया होगा सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, क्लियर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बच्चों, मैंने जैसे सॉर्प्शन का कुछ बच्चे एग्जाम्पल बोल रहे थे, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है फैब्रिक की डाई का। जब फैब्रिक डाई कैसे होता है तो आप समझिएगा, ये जैसे कि यहाँ पर फैब्रिक है, क्लियर, और यहाँ पे जो मैंने इसमें कलरिंग मटेरियल लिया हुआ है, बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या होगा, ये जो यहाँ पे आप जो फैब्रिक ले रहे हैं, इस फैब्रिक के अंदर जो कलरिंग मटेरियल है, मैं कोई भी ऐसे कलर दिखा देता हूँ, आप देखिए ऐसे
मटेरियल चले गए। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये हुआ एब्जॉर्प्शन, और कुछ मॉलिक्यूल या उसकी सरफेस के ऊपर आ गए, ये हो गया एड्जॉर्प्शन। और मैं अगर कंबाइंड इसका नाम बोलूं कि भाई फैब्रिक कैसे आया, तो आप फैब्रिक में कलर कैसे आया, तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये प्रोसेस है सॉर्प्शन। ये बात सब बच्चे समझ गए? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए सॉर्प्शन, अभी मैंने आपका एग्जांपल सभी को बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पे देखो ध्यान दीजिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने, देखो ध्यान देंगे आप लोग। सर आप नोट्स देंगे या हम क्लास के साथ में भी बनाएं? देंगे। हाँ देखिए बच्चों, ये जो आप लोगों को नोट्स हैं, इसके नोट्स अलग से दिए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर अच्छे से इसको समझते जाएंगे, सभी को नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के। क्लियर? बस आप इसके ऊपर फोकस करते जाएं, अच्छे से पढ़ें। तो चलिए अभी मैं इसमें अगला टॉपिक ले रहा हूं, डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहला आप बताएंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखता हूं एड्जॉर्प्शन, क्लियर? यहां पे लिखा मैंने एब्जॉर्प्शन, क्लियर? अब देखो आप लोग, एड्जॉर्प्शन कहां होता है बच्चों, बताओ जरा? सरफेस के ऊपर। बेसिकली एड्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना। एड्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है? ये एक सरफेस फिनोमिना है। व्हाट अबाउट एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बल्क में आता है, किसके? मैटर के। तो आप बोल देंगे बल्क ऑफ मैटर। बेसिकली आप ध्यान देंगे, एड्जॉर्प्शन जो आएगा, एड्जॉर्प्शन आ रहा है आपका ऊपर सरफेस फिनोमिना के ऊपर, सरफेस पे आ गया। और जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द बल्क ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? दूसरा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखो ध्यान दीजिए, एड्जॉर्प्शन में क्या होगा? पहले एड्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे एड्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा। क्लियर? तो आप बोलेंगे इनिशियली रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर, विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। इनिशियली ये ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ इसका रेट कम होता जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं एब्जॉर्प्शन के अंदर बात करूं, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द कांस्टेंट रेट, ये हमेशा कांस्टेंट रेट से होगा। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद कांस्टेंट रेट। अब यहां पे देखो ध्यान दीजिए, मैंने जो बात आपसे बोली है, पहला एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना था, ये बल्क में हो रहा था। दूसरा इसमें बताया कि इनिशियली रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर, व्हेन द टाइम प्रोग्रेस देन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीजेस, बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस विद कांस्टेंट रेट। तो ये बात सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म्स आती है इसमें, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये कितने टाइप का होता है? एड्जॉर्प्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान दीजिए, अगर कभी ऐसा हो, देखो जैसे हमारे पास ये है एड्जॉर्बेंट की सरफेस, इस सरफेस के ऊपर आपने सोल्यूट पार्टिकल है, आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल रखा है इसको, ऐसे बात समझ में आ रही है, और इसकी सरफेस के ऊपर सोल्यूट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो गए। आप ये बोल सकते हैं व्हेन द सोल्यूट पार्टिकल एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, then the concentration at the surface of adsorbent will be greater than the concentration inside the solution। मतलब ऐसे समझे, जैसे आपने यहां पर H2SO4 सॉल्यूशन लिया हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन है ये? H2SO4। सपोज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज से 1m। क्लियर? आपने इसके अंदर जो है यहां पर क्या किया, ये ऐड कर दिया
मान लिया चारकोल ऐड कर दिया आपने, चारकोल क्या करेगा, H2SO4 मोलिक्यूल्स को, देखिए चारकोल क्या करेगा, ये जो H2SO4 के मोलिक्यूल है ना, इन मोलिक्यूल को इस सरफेस के ऊपर ऐसे एक्यूमुलेट कर लेगा। जब चारकोल की सरफेस के ऊपर मोलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं 0.1 से मतलब 1 से कम हो जाएगी। सपोज ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, 0.9 m रह गई, एज्यूम कर लो, क्लियर, m फॉर मोलैरिटी, और इसकी सरफेस पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रह गई, सपोज 1.1 m। तो आपने ये देखा होगा एट द सरफेस ऑफ चारकोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज ग्रेटर बट इनसाइड द सॉल्यूशन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो इसका मतलब ये हुआ अगर एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उस केस में ये जो एड्सॉर्प्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अब मैंने आप लोगों को एक टर्म्स बताई है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, ये समझ में आ गई सब बच्चों को? चलिए एक बार दोबारा से बता देता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन सुन लीजिए क्या है, बहुत आसान है। आपने H2SO4 सॉल्यूशन लिया हुआ है, H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर आपने चारकोल ऐड कर दिया। चारकोल ने क्या किया, जो H2SO4 मोलिक्यूल है ना, H2SO4 मोलिक्यूल को एक्यूमुलेट किया। ये देखो ऐसे H2SO4 मोलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, हो गया। जब H2SO4 का मोलिक्यूल यानी जो सोल्यूट है उसका एक्यूमुलेशन हुआ तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ कम होगी। सपोज कर लिया मैंने, वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.9, क्लियर। और अगर आप इसकी सरफेस के ऊपर देखेंगे तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या हुआ, H2SO4 मोलिक्यूल ज्यादा आ गए थे, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 1.1 m। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं वही बोल रहा हूं आपसे, अगर एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऐसा जो एड्सॉर्प्शन होगा दिस इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्लियर हो सब बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म्स आती है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है आप समझिए। मान लिया हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है ये वाला, क्लियर। अब इसके अंदर देखो ध्यान देंगे, अच्छा देखो मैं रिपीट करता हूं एक बार, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको बता दो एक बार दोबारा से। देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अब देखो ध्यान से समझना, ऐसे बताता हूं आपको। ये आपने देखो ध्यान दीजिए, कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ है, H2SO4 सॉल्यूशन लिया हुआ है, 1 m H2SO4, ये दिख रहा है सब बच्चों को। फिर आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर चारकोल ऐड कर दिया। ये देखो ग्रीन से जो मैंने बनाया हुआ है, चारकोल ऐड कर दिया। ये चारकोल ने क्या किया, H2SO4 के जो मोलिक्यूल है ना, उन मोलिक्यूल को अपनी सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट कर लिया। तो देखो इस सरफेस के ऊपर ये मोलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो गया, दिख रहा है सब बच्चों को। ये मोलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए, इसका मतलब जो सॉल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट है वहां पर कहीं ना कहीं H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। हमने एज्यूम कर लिया वो कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया, 0.9 m। और इसकी सरफेस के पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो गया, 1.1 m। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब ये मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऐसा जो एड्सॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अब मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर हो सब बच्चों को? हाँ ठीक है, हम थोड़ा स्लो भी चलेंगे, देखो ध्यान से, सही बात है। ये समझ में आया? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो देखिए अब है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में क्या होता है पहले समझिए। आपने ये H2SO4 सॉल्यूशन लिया हुआ है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 m। अब आपने इसके अंदर इसी सॉल्यूशन में देखिएगा, इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने ये एक ऐसा एड्सॉर्बेंट डाल दिया। ये जो एड्सॉर्बेंट है देखो ध्यान देना, एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट ऐड कर दिया। ये सोल्यूट को एड्सॉर्ब नहीं करता, ये किसको करता है, सोलवेंट को। तो यहां पर इसने क्या किया, देखिए ध्यान से, ये जो सोलवेंट मॉलिक्यूल हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं ये, सोलवेंट के। मैं लिख देता हूं, जो सोलवेंट पार्टिकल है ना, ये सोलवेंट पार्टिकल को एक्यूमुलेट कर दिया। जब सोलवेंट पार्टिकल को एक्यूमुलेट करेगा तो क्या होगा भाई, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा और इसकी सरफेस के पास कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट, मतलब समझिए
जो कॉन्सेंट्रेशन 1m था यहां पर, अब ये कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया, सपोज एज्यूम कर लो 1.1m, और इसकी सरफेस के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.9m, उल्टा हो गया बिल्कुल। यानी अगर एड्सोर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है, बात समझ में आ रही है, अगर एड्सोर्बेंट की सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एड्सोर्प्शन है, दिस इज नेगेटिव एड्सोर्प्शन। हाँ चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने इंट्रो नहीं दिया, मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, माई सेल्फ MKC सर, मुकेश कुमार चौहान, आई एम फ्रॉम कोटा, आई एम टेकिंग फिजिकल केमिस्ट्री इन लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से मैं फिजिकल केमिस्ट्री ले रहा हूं, और अभी मैंने रिसेंटली 1 महीना पहले ही मैंने अपनी कक्षा को ज्वाइन किया है, और अब मैं यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड अपनी जो एक्टिविटीज हैं या जो भी लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। क्लियर? और बस उसमें बस मैं यही बोलूँगा आप सब बच्चों से, फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, और इसके अंदर पूरे मार्क्स आते हैं, इसके अंदर से कभी भी मार्क्स नहीं कटते हैं। आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। क्लियर? तो अब मुझे एक बार बताओ, क्या सारे बच्चों को नेगेटिव एड्सॉर्प्शन पता लग गया, या एक बार और बताने की जरूरत है? चलिए एक बार और से बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हाँ देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये पता है कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, हमेशा सोल्यूट का होता है। रुको जरा मैं ये भी बता दूं, देखो ध्यान से, जैसे मैं बोलता हूं आपसे, सभी लोग समझिए इस बात को। जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, क्लियर हुआ? इस सॉल्यूशन में कौन कौन है? सोल्यूट है, और दूसरा कौन है? सोलवेंट है। जब मैं कहता हूं, देखो ध्यान देना, जब मैं कहता हूं 0.1m या 1m, सपोज 1m H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1m H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट, यानी 1 मोल ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि सोल्यूट का तो 1 मोल है, और वो कितने लीटर में प्रेजेंट है? 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो हम जब भी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का बोलते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट बोला जाता है। क्लियर? तो अब आप लोगों को जो मैंने पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बताया है, ये बात सभी बच्चे समझ गए हैं? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के बाद। यहां पे देखो ध्यान दीजिए, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पॉइंट ये आता है कि एड्सॉर्प्शन कैसे होता है। आप समझिए, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ये मैं कहता हूं कि यहां पर ये कोई मॉलिक्यूल है बल्क के अंदर। जब मॉलिक्यूल बल्क के अंदर होगा, दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस फोर्सेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन से फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, सभी डायरेक्शन से फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन लगा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स? जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? 0। कितना है नेट फोर्स भाई? 0। लेकिन आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल, जैसे मैं यही मॉलिक्यूल बनाता हूं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल देख लीजिए, अगर ये सरफेस के ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर आने से मॉलिक्यूल क्या होगा? ऊपर से तो इसके ऊपर फोर्स लग ही रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो एड्सॉर्बेंट है, ये जो एड्सॉर्बेंट है, इसके मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर फोर्स लगाने से क्या होगा? बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहा है एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। किस फोर्स की वजह से? मैं लिख देता हूं यहां पर, फोर्स एक्ट बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो एक छोटी सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं और एड्सॉर्बेंट की जो सरफेस है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक्युमुलेशन हो रहा है। क्लियर? यानी दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एड्सॉर्प्शन। तो ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एड्सॉर्प्शन के लिए। ये जो मैं बात बोल रहा हूं सब बच्चों को पता लग रही है?
देखिए अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर बल्क का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा जैसे मान लिया ये कोई मैंने एक सब्सटेंस लिया है, ठीक है भाई, ये जो मैं यहां से जो बाहर वाला पार्ट है ना इसका, ये सरफेस है, वो इधर से या किधर से भी दिखा सकते हैं, ये सारा का सारा पार्ट सरफेस है। और जो इसमें पार्ट ब्लैक वाला दिख रहा है ना, इनसाइड पार्ट, ये जो इनसाइड पार्ट है, इनसाइड पार्ट, दिस इज बल्क। अब बताइए बल्क का मतलब समझ में आया? क्या मतलब है बल्क का? बल्क का मतलब है इनसाइड वाला पार्ट बल्क है, और जो उसकी सरफेस वाला जो पार्ट है, ये आपका पार्ट सरफेस वाला पार्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो ये सभी लोग समझ में आ गया होगा। अब मैं जो मैकेनिज्म की बात कर रहा था, जैसे मैंने बोला जो मॉलिक्यूल बल्क में है वो मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहे हैं इक्वल फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छा देखिए कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर इसमें एक बार इसको जो है रिपीट भी कर दो और हमें ये अभी समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं आपको। देखो जैसे हमने एक ये पूरा सब्सटेंस बनाया हुआ है, इसके अंदर तो पूरा का पूरा सब्सटेंस ही होगा, यानी इसकी जो सरफेस आ रही है ना, या वैसे समझें, देखो जैसे आपने एक ग्लास लिया हुआ है, राइट, इस ग्लास के अंदर सपोज आपने वाटर लिया हुआ है, हाँ इससे आपको पता लग जाएगा। देखो ये वाटर लिया हुआ है ग्लास के अंदर, दिख रहा है, और ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये तो पता लग रहा है ना, ये क्या है? सरफेस। दिख रही है भाई, ये सरफेस है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे ना, ये इनसाइड पार्टिकल, अंदर भी तो पानी भरा हुआ है, वो जो अंदर पानी भरा हुआ है वो है बल्क। अब बताइए आपको बल्क और सरफेस समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सब बच्चों को? हाँ ये देखो, मैं अभी आप जो पॉइंट पूछ रहे हैं उसकी बात करता हूं। पहले मैंने आपको बताया बल्क में और सरफेस में कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंपल सी बात है, आपने एक ग्लास लिया हुआ है, ग्लास में पानी भर लीजिए, तो ग्लास की आप देखेंगे उसकी जो सबसे ऊपर की सरफेस होगी वो तो हमारा सरफेस एरिया हो गया, लेकिन जो अंदर वाला जो पार्ट है, ग्लास के अंदर का जो पानी है, वो हो गया बल्क। इतना क्लियर हुआ? अभी जो बात आप कर रहे थे कि सर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, आप समझिए ऐसे, बहुत सिंपल सी बात है। हमने मान लिया हाँ, अब देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, अब मैं इसी बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो आप बोल रहे थे। हमने जो एक मॉलिक्यूल है जो बल्क के अंदर है, तो आप बोलेंगे सर जो मॉलिक्यूल बल्क के अंदर होता है वो तो सभी तरफ से इक्वल अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी ये नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने एड्सोर्बेंट की सरफेस ली थी, इस एड्सोर्बेंट की सरफेस के ऊपर जैसे ही एक मॉलिक्यूल आया, ये मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स तो दूसरे मेटेरियल भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है वो एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच में लग रहा है, यानी यहां पर अनबैलेंसिस फोर्सेज हो गए। अनबैलेंसिस फोर्सेज होने की वजह से, अनबैलेंसिंग फोर्सेज होने की वजह से इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्लियर हुआ जो मैंने बताया आपको? एक बार मैं इसको ब्रीफ करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात, सब्सटेंस का जो बल्क है, उस बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल चारों तरफ से इक्वल अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई मॉलिक्यूल एड्सोर्बेंट की सरफेस के ऊपर आता है, इस सरफेस पर यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यही रेस्पॉन्सिबल है एड्सॉर्प्शन के लिए, और इसी की वजह से इसका एड्सॉर्प्शन यहां पर हो जाता है, यानी सरफेस के ऊपर आकर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। क्लियर हुआ? और दूसरा, चूंकि यहां पर ये फोर्स डेवलप हुआ है तो सिस्टम से क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्लियर? ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो देखो ध्यान दीजिए, अब सब बच्चों को मैकेनिज्म समझ में आ गया या किसी को डाउट है मैकेनिज्म के अंदर? हाँ बिल्कुल, मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं आप लोगों के लिए। देखो ध्यान दीजिए, तो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए इसको मिटा देता हूं थोड़ा। ये मैं लिखता हूं सब बच्चों के लिए।
when molecule present in bulk, then it experience equal force, तो ये क्या करता है, इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी नेट फोर्स जीरो। ये बात सब बच्चे समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, हाँ बिल्कुल मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, एक बार और आप देख लीजिए सब बच्चे। When molecule present in the bulk, then it experience equal force and net force is zero. But when it present at the surface, जब ये सरफेस पे प्रेजेंट होगा, then it experience a net force act between adsorbate molecule and the surface of adsorbent। तो देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, मैंने सिंपल सी बात बोली थी, जब भी कोई मॉलिक्यूल बल्क में है तो नेट फोर्स जीरो, लेकिन जब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होगा उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट की जो सरफेस है ना उनके बीच में नेट फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ? दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेशन। दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन। ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स एड्सॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? देखो एक बात देखो, ध्यान दीजिए आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं ना यहां पर, देखो ऐसे समझिए, इसके अंदर ये सरफेस थी हमारे पास और ये सरफेस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, तो ये फोर्स लग रहे हैं ना यहां पर, ये मॉलिक्यूल तो फोर्स लगा रहे हैं, और आगे तो फिर आगे उसको तो वो तो आप कहां चले गए, वो तो बल्क ऑफ एड्सॉर्बेंट के अंदर चले गए ना, वहां तो मॉलिक्यूल जाएगा नहीं। अगर इसके देखो, अगर अंदर वाले फोर्स की बात करेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल अंदर चला गया फिर वो एड्सॉर्प्शन नहीं है, फिर वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। ये बात सब बच्चे समझ गए? ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखो ध्यान दें, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन। ये फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एड्सॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इतना क्लियर हुआ? इसमें एक टर्म्स और आती है सरफेस एनर्जी। ये लिखे सब बच्चे, सरफेस एनर्जी। क्या होती है सरफेस एनर्जी? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, the energy released from the system and this energy is known as surface energy। ये मैं डेफिनेशन लिखता हूं आप लोगों के लिए, ये लिखिए सब बच्चे, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस some amount of energy release and this energy is known as surface energy। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्या होती है सरफेस एनर्जी? ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। हाँ, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फोर्स अट्रैक्टिव क्यों होता है, रिपल्सिव क्यों नहीं होता? आप देखो ध्यान दीजिए, आप सारे बच्चे जानते हैं ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं ना, देखिए ध्यान से, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं कैसे होते हैं बाय नेचर? अट्रैक्टिव। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तब ये फोर्स रिपल्सिव होते हैं। अभी डिस्टेंस उतना नहीं है,
बात समझ में आ रही है? ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते होंगे। तो याद रखिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बाय नेचर क्या होते हैं? अट्रैक्टिव। लेकिन अगर यही बहुत पास पास आ जाए मॉलिक्यूल तब जाकर वो फोर्स कैसे हो जाते हैं? आप समझिए रिपल्सिव। लेकिन यहां पर वो उतने डिस्टेंस पर नहीं होते हैं पार्टिकल्स। तो पार्टिकल जिस डिस्टेंस पर होते हैं वहां पर वो केवल एंड केवल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो जैसे मैं आपको डेफिनेशन बताया था सरफेस एनर्जी की, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड दिस एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। क्लियर? सब बच्चे इस बात को समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं थर्मोडायनामिक ऑफ एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले मैं यहां पे प्रोसेस ये बना देता हूं आप लोगों के लिए, देखो ध्यान दीजिए। और इधर ये प्रोसेस ये था मॉलिक्यूल कौन सा? एड्सॉर्प्शन के लिए, राइट? देखो भाई अभी मैंने बताया आप लोगों को सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी देखिए जब सिस्टम से, ध्यान दीजिए सब बच्चे, जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू कैसी? नेगेटिव। तो मैं बता देता हूं आपको डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन ये वाली वैल्यू कैसी होगी? हमेशा नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। आप सब बच्चों ने एंट्रोपी पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर एंट्रोपी पढ़ा हुआ है ना। अब ये बताओ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? एक बार सोच के देखो। देखो आप ऐसे समझें, जब मॉलिक्यूल फ्री था, ऐसे मॉलिक्यूल जब फ्री था तो रेंडमनेस ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल यहां पे आया तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहा है नेट फोर्स। जब मॉलिक्यूल नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड। तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से क्या होगा भाई? उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। पहले एंट्रोपी ज्यादा थी। तो आप बोल सकते हैं सर इस केस के अंदर जो डेल्टा एस एड्सॉर्प्शन होगा ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये बात सब बच्चे समझिए। आपको याद है फॉर्मूला? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? अब यहां पर डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। माइनस टी ये वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। यानी एड्सॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा या लो टेम्परेचर? आप देख सकते हैं अगर मैं हाई टेम्परेचर कर दूंगा तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बना देगा, जबकि डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब आप बोल सकते हैं लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। ये बात सब बच्चे समझ गए? चलिए तो देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, जैसे मैंने लिखा लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं है अभी तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो चेंज इन एंथैल्पी कैसा होगा? नेगेटिव। देखिए नेगेटिव आया। पहले जो मूवमेंट था जब वो बल्क फेज में था उस समय देखिए जब मॉलिक्यूल बल्क फेज में था उस समय उसके ऊपर नेट फोर्स 0 था, वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता था, उसकी रेंडमनेस ज्यादा थी। यहां पे रेंडमनेस ज्यादा थी। क्लियर? जैसे ही ये सरफेस पे आगे चिपक गया, जैसे ही सरफेस पर आकर ये एक्युमुलेट हुआ तो वहां पे क्या हुआ? इसने एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया, यानी इसका खुद का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। और जब मूवमेंट इसका रेस्ट्रिक्टेड हुआ है तो आप समझ सकते हैं तो उस केस के अंदर क्या हुआ होगा? एंट्रोपी कम हो गई होगी, यानी चेंज इन एंट्रोपी कैसा? नेगेटिव। ये जो दो बातें मैं बोल रहा हूं आपको पता लग रही है डेल्टा एच वाली? हाँ ठीक है, अभी आप लोगों को अच्छे से सभी बच्चों क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं देखो आप इस बात पे ध्यान दो, एनर्जी रिलीज हुई तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। पहले जो मॉलिक्यूल था ना बल्क फेज में वो फ्रीली मूव कर रहा था। जब फ्रीली मूव कर रहा था तो वो किधर भी जा सकता था, यानी उसके अंदर रेंडमनेस ज्यादा थी। जब मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हुआ, जब मॉलिक्यूल इस सरफेस पे आगे चिपक गया, यानी फोर्स एक्सपीरियंस किए उसने, ये फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से क्या हो गया? उसका जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो गया। जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया इसका मतलब रेंडमनेस कम हो गई, और रेंडमनेस कम होने का मतलब है उसकी एंट्रोपी कम हो गई। तो यहां पर जो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन होगा वो वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। इतनी बात पता लग रही है?
हाँ, क्लियर। अब आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। तो यहां पर मैं फॉर्मूला, डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस ये भी इसका निगेटिव है, ये बात पता लग गई है आपको। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एंट्रोपी क्या है, देखो अच्छा ऐसे मैं बताता हूं एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। आप समझिए, जब आप घर पे बैठे होते हैं तो आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक क्लास के अंदर होते हैं तो वहां तो नहीं कर सकते। इसका मतलब आप घर में बैठे हुए ना, आपकी रेंडमनेस ज्यादा है, जब क्लासरूम में बैठे हुए आपकी रेंडमनेस कम है। यानी घर पर आपकी एंट्रोपी ज्यादा और क्लासरूम में आपकी एंट्रोपी कम है। अब एंट्रोपी का मतलब समझे, एंट्रोपी से मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली कितना मूव कर सकता है, क्लियर। रेंडमनेस अब समझ में आ गया होगा शायद सब बच्चों को। तो जैसे मैंने बताया डेल्टा एच एडजॉर्प्शन निगेटिव, डेल्टा एस एडजॉर्प्शन ये भी निगेटिव। ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्लियर हुआ। हाँ कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें एंट्रोपी भी याद नहीं है। देखो मैं आपसे बोलता हूं एंट्रोपी में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना। आप सोचे अगर मॉलिक्यूल मोटा मोटा से समझे, अगर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है तो एंट्रोपी ज्यादा, और मॉलिक्यूल अगर फ्रीली मूव नहीं कर रहा तो एंट्रोपी कम होगी, क्लियर हुआ। तो यहां पर सब बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी, निगेटिव, और डेल्टा एच कैसा, ये भी निगेटिव। ये निगेटिव क्यों था, क्योंकि यहां पर इसने फोर्स एक्सपीरियंस करे थे। अब जैसे एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ के आए हो सब आप लोग, नहीं पढ़े थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अच्छा देखिए डेल्टा जी बताता हूं, डेल्टा जी को बोलते हैं, डेल्टा जी इज, समझिए सब बच्चे, चेंज इन फ्री एनर्जी। क्या होता है डेल्टा जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब होता है, आप समझिए जैसे ये मेरे पास एक पेन है, अगर इसको मैं छोड़ देता हूं तो अपने आप नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर फ्री एनर्जी है, यानी अपने आप वर्क कर सकता है। अगर कोई सिस्टम अपने आप वर्क कर सके, अपने आप वर्क कर दे, उसे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की जरूरत ना पड़े, तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर फ्री एनर्जी है। अब बात समझ में आ गई। और दुनिया में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका फ्री एनर्जी नेगेटिव होना ही चाहिए, तभी होगा वरना नहीं होगा। अगर आप बोलें कि सर अपवर्ड मोशन अपने आप तो नहीं हो सकता, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब सिस्टम के अंदर फ्री एनर्जी थी। अब बात समझ में आ रहा है। देखो अभी कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर इसका ये फोर्स नीचे कैसे, आप देखो समझिए इस बात को, इसमें फोर्स चारों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है ना, वो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच ही लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो वही मैंने फोर्स दिखाया, नेट फोर्स। ये क्या दिखाया हमने, नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है। अदरवाइज फोर्स तो इसमें चारों तरफ से लग रहे हैं, तो जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा वो नेट फोर्स दिखा दिया आपको डायरेक्शन में, जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। तो देखिए डेल्टा एच निगेटिव वैल्यू है, डेल्टा एस ये भी निगेटिव वैल्यू है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पर आप वैल्यू लगाएंगे तो निगेटिव वैल्यू माइनस टी निगेटिव वैल्यू, तो ये फैक्टर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तभी तो प्रोसेस होगा, तभी तो एड्सॉर्प्शन होगा। इसका मतलब लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। इतनी बातें सब बच्चे समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अब मैंने एक प्रॉब्लम लिया आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड, सब बच्चे ध्यान देंगे। क्या प्रॉब्लम है, ए गैस एक्स एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, कमेंट ऑन फॉलोइंग। अब आप बताओ, ये आप एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। डेल्टा एड्सॉर्प्शन कैसा आया था, पॉजिटिव की नेगेटिव, दिस वैल्यू इज अभी बताई थी नेगेटिव, याद आ रहा था बच्चों को, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। अच्छा जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब समझिए आप लोग, जैसे आपने कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, राइट, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स लगा हुआ है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लियर। दूसरा, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर ये आर मिनिमम, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इस बात को, अगर ये आर मिनिमम से डिस्टेंस ज्यादा है तो इस फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव, क्लियर। और अगर ये आर मिनिमम के इक्वल आ जाता है
तब इसका नेचर होने लगता है रिपल्सिव। क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलिए, हाँ ये देखो कुछ बच्चों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया, नेगेटिव, वेरी गुड, ये नेगेटिव होगा। अच्छा, डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा? अब याद रखना आप लोग सब बच्चे, मैं लिखता हूं आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर थर्मोडायनामिक्स भी याद नहीं है, तो मैं बता देता हूं। देखो डेल्टा सिस्टम, ये किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग प्लस डेल्टा सराउंडिंग, इसका सम कितना होता है? 0। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। डेल्टा एडसॉर्प्शन नेगेटिव, क्यों नेगेटिव था? आपको बताया था सरफेस एनर्जी। हाँ वेरी गुड। देखिए तो बेसिकली आपके पास डेल्टा सराउंडिंग यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0, और यहां से डेल्टा सराउंडिंग आएगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम। डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम, ये आ गया इक्वल टू नेगेटिव, और ये वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव। और आप देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैसी वैल्यू हो गई? पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई। डेल्टा जी एडसॉर्प्शन बताओ कैसी वैल्यू बताई थी अभी? नेगेटिव। वेरी गुड, ये भी नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा एस एडसॉर्प्शन की बात करेंगे। डेल्टा एस एडसॉर्प्शन कैसा बताया था? ये भी नेगेटिव। और डेल्टा एस सराउंडिंग, ये क्या होगा? देखो याद रखना, डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला लिखता हूं इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। ये फॉर्मूला भी हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। देखो डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा सिस्टम डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। अगर मैं इसको नेगेटिव रख दूंगा डेल्टा सिस्टम को, तो देखना जरा कैसी वैल्यू हो जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू कैसी हो गई भाई? पॉजिटिव। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गए? तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखना सब बच्चे, डेल्टा एडसॉर्प्शन नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा सराउंडिंग पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव आया ये मैंने एक्सप्लेन किया। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा सिस्टम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर हुआ? डेल्टा जी सराउंडिंग नहीं होता बच्चों, ये कभी भी डेल्टा जी सराउंडिंग नहीं होता। डेल्टा, देखो ध्यान देना, डेल्टा जी प्रोसेस का होता है, सिस्टम का होता है, सराउंडिंग का नहीं होता कभी भी डेल्टा जी। क्लियर? ये डेल्टा जी किसका है? सिस्टम का, एडसॉर्प्शन का। तो मेरी बात समझ में आ गई? देखो डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सराउंडिंग, डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सराउंडिंग, लेकिन डेल्टा जी हमेशा प्रोसेस का होता है, डेल्टा जी कभी सराउंडिंग का नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो यहां से देखो ध्यान दीजिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं बात कर रहा था डेल्टा जी एडसॉर्प्शन। डेल्टा जी एडसॉर्प्शन, चूंकि एडसॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है ना, इसलिए वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। चलिए बिल्कुल सही। चलो मैं एक बार ये भी बता देता हूं, लास्ट वाला। देखिए डेल्टा जी, डेल्टा एस कैसा होगा? ये बताया था आपको नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा डेल्टा एस की वैल्यू? देखो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एस एडसॉर्प्शन नेगेटिव बताया मैंने। पहले मॉलिक्यूल जब बल्क में था, फ्रीली मूव कर रहा था, जब वो सरफेस से आगे चिपक गया था तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया तो रैंडमनेस कम हो गई थी, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ गई थी। लास्ट वाला कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू कैसे आ गई? पॉजिटिव। ये जो मैं फॉर्मूला लिखा ना, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा सिस्टम डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग, ये फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स में आता है और आपको याद होना चाहिए इस समय। तो डेल्टा सिस्टम की जो वैल्यू है वो कैसी थी? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। अब समझ में आ गया सब बच्चों को? हाँ, अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा ना। देखो ध्यान दो, डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता ना तो एडसॉर्प्शन होता ही नहीं। याद रखना, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। देखिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी लेस देन 0। याद रखना इस बात को, कोई भी प्रोसेस तभी होगा जब चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। क्लियर? अब सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो चलिए मुझे बताओ सब बच्चे। तो जैसे कि मैंने बोला कि कभी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अब ये बात सब बच्चे समझ गए?
आगे बढ़ते हैं। देखो ये है यहां पर एट विच टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। देखो आप जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। अभी मैंने बताया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो। अभी कंडीशन बताई थी आप सब बच्चों को, वैल्यू रखिए भाई, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो। इतना समझ में आया। और डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस या डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, ये यानी टी ग्रेटर देन डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन डिवाइडेड बाई डेल्टा एस एड्सॉर्प्शन। अब यहां पे ध्यान दो, अगर टेम्परेचर यहां पर वैल्यू गिवन होगी डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन की, डेल्टा एस एड्सॉर्प्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, उनको आपस में डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो जो टेम्परेचर है वो उस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर टेम्परेचर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इससे अगर ज्यादा वैल्यू आ गई तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, इससे अगर कम वैल्यू आ गई तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये बात सब बच्चे समझ गए? ओके, थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ूं। देखिए ये हमने एक तरह से टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा एक बार और ध्यान दें, बेस्ड ऑन फोर्सेस आपने देखा होगा जब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स डेवलप होते हैं तो उनके फोर्स के बेसिस पर भी हम एड्सॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। अगर फोर्स जैसे वंडरवॉल फोर्सेज अगर डेवलप हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो जैसे मैंने यहां पे लिया व्हाट डू मीन बाय फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो आप बोलेंगे, वैसे मैंने डेफिनेशन लिख दी है ये वाली, आप बोलेंगे when adsorption takes place due to formation of van der Waals forces then such type of adsorption is known as physical adsorption। तो बेसिकली ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, देखो ध्यान से, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसके लिए कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं ये इसके लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी ये फोर्स लगेंगे तभी एड्सॉर्प्शन होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप इसमें, ये आपने जो चारकोल लिया हुआ था, क्लियर, आपने क्या किया, इस चारकोल की सरफेस के ऊपर जो गैसेज रहती हैं, मान लिया कोई गैसेज हाइड्रोजन आ गई या कोई भी गैस ले लीजिए, तो बेसिकली ऐसा हो रहा होगा, ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है एफ, ये एफ है वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्लियर? तो ये एड्सॉर्प्शन कौन सा हो गया हमारा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या सारे बच्चों को फिजिकल एड्सॉर्प्शन समझ में आया? देखिए एक बात ध्यान दिए, कुछ बच्चे ये वाला पूछ रहे हैं इसके अंदर, देखो इसमें बिल्कुल आसान है भाई, ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करता हूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये कंडीशन है डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो। डेल्टा जी को जीरो से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू होनी ही चाहिए। तो आपने क्या किया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच यहां पे रख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। फिर आप इसको इधर ले गए, ये टी डेल्टा एस हो गया, फिर आपने डेल्टा से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच इक्वल टू लेस देन टी आ गया। क्लियर हुआ? चलिए, और टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। क्लियर हुआ? तो अच्छा ये सब बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब मैं बात कर रहा था आपसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। क्या होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन? यानी द एड्सॉर्प्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज। जो वैन डर वाल्स फोर्सेज के फॉर्मेशन से डेवलप होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज जिसमें डेवलप होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। बाकी मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आप सब बच्चों को अभी टेबल की फॉर्म में। इतना पॉइंट सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। एग्जाम्पल भी मैंने बताया आपको,
जैसे आपने कोई चारकोल या कोई दूसरा एड्सॉर्बेंट लिया हुआ है, अगर उसकी सरफेस के ऊपर जब गैसेस पार्टिकल आ जाते हैं तो उनके बीच में कौन से फोर्सेस डेवलप होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। फिर वो जो एड्सॉर्प्शन होता है उसमें वो कौन सा होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसमें केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? देखो ध्यान दीजिए, केमिकल बॉन्ड, देखो ध्यान दें, केमिकल बॉन्ड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। मान लिया आपने कोई सरफेस ली है वाली, इस सरफेस के ऊपर कोई यहां पर एड्सॉर्बेट के मोलेक्यूल आ गए, ये वाले देखिए, ये मोलेक्यूल आ गए। अब इनके बीच में ये जो फोर्स लगा होगा, ये कोई वैन डर वाल्स फोर्सेज नहीं होगा, ये है केमिकल बॉन्ड। कौन सा है ये? केमिकल बॉन्ड। दिस केमिकल बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये बात सभी लोग समझ गए? चलिए, तो ये हम लोग एक बार एड्सॉर्प्शन कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा कोलाइडल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। तो ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए, अब देखो ध्यान दीजिए, अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है, एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब बच्चों को ध्यान दें। जैसे पहला है, इट इज कॉज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्सेज। देखो ध्यान दीजिए, कौन से फोर्सेज हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेज, अभी बताया आपको। दूसरा, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड। इसमें कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? केमिकल बॉन्ड। क्लियर हुआ सब बच्चों को? इसके बाद जैसे ये वाला है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। आप समझिएगा, ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेज है, ये किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में फॉर्म हो सकते हैं, किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में बन सकते हैं। इसका मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वहीं पर केमिकल जो रिएक्शन होती है वो ऐसा नहीं किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में हो गई, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्सटेंस के बीच में होंगी। इसका मतलब ये होगा स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक नहीं है। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो ये मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ, देखो कुछ बच्चे पूछ रहे सर केमिकल बॉन्ड का एग्जांपल। देखो केमिकल बॉन्ड में सिंपल है, जैसे आप समझिएगा, मान लिया हमने कोई मेटल ले ली, देखो ध्यान दे, कोई मेटल ले ली, उस मेटल के ऊपर ऐसी गैस आ गई जो उसके साथ में रिएक्ट कर रही है। क्लियर हुआ? तो जो गैस मेटल से रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट करने के बाद उनकी सरफेस के ऊपर जो एक्युमुलेट हो रही है, वो हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल बन जाएगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन का। समझ बात आ रही है? जैसे आपने आयरन लिया हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना, देखो ध्यान दीजिए, जैसे आपने देखा होगा कोरोजन होता है, बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो इस टाइप से मेटल की सरफेस के ऊपर जब भी जो गैस उससे रिएक्ट कर रही होगी, जब उसकी सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट होगी, तो उनके बीच में क्या बॉन्ड बन जाएगा? केमिकल बॉन्ड। तो वो किसका एग्जाम्पल जाएगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन का। पता लगा? चलिए, अब मैं इस टेबल की बात करने जा रहा हूं। इस टेबल में सब बच्चे ध्यान दीजिए भाई। एक तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम भी आते हैं, देखो ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि H2 और प्लेटिनम, बिल्कुल आप बोल सकते हो, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल जब लेते हैं, आपको याद होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल में क्या होता है, उसके ऊपर सरफेस पे प्लेटिनम लगा देते हैं, जिससे वो जो हाइड्रोजन उसकी सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट होती रहती है, राइट। अब देखो यहाँ पर इट इज कोज्ड बाय इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्सेज, यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल हुए? वैन डर वाल्स फोर्सेज। और यहां पर कौन से? केमिकल बॉन्ड। क्लियर? आप देखिएगा, जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों स्पेसिफिक नहीं है? वैन डर वाल्स फोर्सेज किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में एक्ट करते हैं। क्लियर? दूसरा, अगर मैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूंगा, ये हाईली स्पेसिफिक है। क्यों हाईली स्पेसिफिक है ये? क्योंकि वहां पर केमिकल जो रिएक्शन होगी सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस के बीच में ही होगी, ऐसा नहीं किसी भी सब्सटेंस के बीच में हो जाती है। हाँ, नोट्स मिलेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब ऐसे समझें, देखो जैसे मैंने बोला कि आपने बोला कि सर नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दो रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपने कोई भी, जैसे चारकोल लिया, चारकोल की सरफेस के ऊपर आप समझिए ऑक्सीजन भी एड्सॉर्ब हो सकती है, हाइड्रोजन भी एड्सॉर्ब हो सकती है। फिजिकल चेंज होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं? ध्यान दीजिए, जो फिजिकल चेंज हैं, फिजिकल चेंज कैसे चेंज आते हैं? बेसिकली ये होते हैं रिवर्सिबल। बात समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बट आप जानते हो ना, जैसे सपोज करो H2O
लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो वेपर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई तो फिर अपने आप वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए फिर वो अपने आप प्रोडक्ट SO2 को कंपेयर कर लो तो हाइड्रोजन मेटल की सरफेस के ऊपर कम एब्जॉर्ब होगी क्योंकि इसमें इतने स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल फोर्सेज नहीं है। वहीं पर जो SO2 होगी है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो उतनी जल्दी से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, शुरू करूं मैं? अब शुरू हो रहा है। चलिए अब देखो आप लोगों के पास प्रॉपर वीडियो आ रहा होगा, देखिए ध्यान से। इसके अंदर यहां पर जैसे मैंने एक बार में दोबारा से रिपीट कर दिया था, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा? केमिजॉर्प्शन ये हमेशा दूसरा आगे मैंने बताया था जो फिजिकल चेंजेज होते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ये बात आपको बता दी गई थी। फोर्थ पॉइंट में मैं आ रहा था, जो देखो ध्यान दीजिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं। जो गैसेज इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं उनका फिजिकल एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उनमें जो वंडरवॉल फोर्सेज हैं वो ज्यादा हैं। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल बताऊं आपको SO2 का, आप ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए हीलियम का या हाइड्रोजन कुछ भी, तो SO2 का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, हीलियम का कम होगा। SO2 का ज्यादा एड्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि SO2 के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर्म हो रहे हैं, हीलियम में उतने नहीं है। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर आप यहां पे नेचर ऑफ गैस की बात करेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन में, जो गैसेस ज्यादा रिएक्टिव हैं पर्टिकुलर मेटल के लिए, हर मेटल के लिए नहीं, पर्टिकुलर मेटल के लिए या पर्टिकुलर दूसरे सब्सटेंस के लिए, जो गैसेस किसी सब्सटेंस के लिए ज्यादा रिएक्टिव हैं उनका केमिकल एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और जो कम रिएक्टिव है उनका केमिकल एड्जॉर्प्शन कम होगा। इतनी बात समझ में आती है? ये प्योर रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात सारे बच्चे, क्या वेबसाइट इज नॉट वर्किंग मतलब? शुरू करूं? ध्यान दें, एक्चुअली क्या होता है कि वंडरवॉल फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, केमिकल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए जो एनर्जी रिलीज होगी ना केमिकल बॉन्ड में कम एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कम एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वैल्यू है वो 20 से कुछ 40 करके है, ये देखो, और यहां पर 80 से 240। ये डिफरेंस जो आया है किसकी वजह से आया है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस से। क्लियर हुआ? अब मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर टेम्परेचर का क्या रोल होगा? अभी थोड़ा वेट करो, अभी मैं फैक्टर इफेक्टिंग बताने जा रहा हूं, सारे के सारे सब बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखिए फिर से वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, अब देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, अभी मैं एक बार ये टेबल एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा का पूरा, फिर सारे फैक्टर की हम लोग बात करेंगे। हाँ देखिए, अब देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, यहां पर हम लोग बोल रहे थे अगला जो पॉइंट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं पर केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मैं आगे ग्राफ बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे समझिए, ग्राफ आपने पढ़े भी होंगे, जैसे इधर मैं ग्राफ अच्छा आगे ही बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन, एक बार ग्राफ देखिए सब बच्चे, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्लियर? ऐसे समझिए आप लोग, ये आपने इधर ली हुई है पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राफ तो बनाया हुआ ना केमिकल काइनेटिक्स के अंदर,
चलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को दोबारा से। एक जैसे फिफ्थ पॉइंट आप बोल रहे थे अभी, एक मिनट, फिफ्थ पॉइंट पे मैं आता हूं। देखिए ध्यान से, फिफ्थ पॉइंट है ये वाला, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहां पे देखो ध्यान दो, ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है ये किसकी वजह से होता है? वंडर वॉल फोर्सेज की वजह से। केमिकल एड्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? केमिकल बॉन्ड की वजह से। ये जो वंडर वॉल फोर्सेज हैं ये बहुत वीक होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए आप देखो ध्यान दें, यहां पर वैल्यू केवल 20 से 40 है, वहीं पर वैल्यू कितनी है? 80 से 240। कितना डिफरेंस है? ये इसी वजह से है। केमिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर एग्जाम में हमसे पूछ लें कि भाई इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा क्यों होती है, तो आप केवल एक आंसर लिखेंगे, केमिकल बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन ऑफ वंडर वॉल फोर्सेज। क्लियर हुआ सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं देखो ध्यान दीजिए, ये आपको बता रहा था सिक्स्थ पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा, देखो ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनते हैं। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, हमारे पास जो रिएक्टेंट है, देखो ऐसा ग्राफ आता है उसका, आपको याद होगा इस टाइप का ग्राफ आता है, पता है? ये रिएक्टेंट लेते हैं और ये प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, केमिकल एड्जॉर्प्शन होने के लिए आपको इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी सिस्टम को, तब जाकर उसकी एनर्जी इसके इक्वल होगी, तब जाकर केमिकल रिएक्शन होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वी हैव टू प्रोवाइडेड सम एक्टिवेशन एनर्जी टू एड्जॉर्ब इट, अदरवाइज नो केमिकल एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान दें, तो यहां पर मैंने बोला था हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व, ये बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट चलते हैं। हाँ देखो, मैं जानता हूं आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन चीजें रिलेटेड होती हैं, तो बस मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो ऐसे समझो, आप इस बात को मैं ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है ना, वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, पहले उसकी एनर्जी एक लेवल पे जाती है, उस लेवल पे जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तब जाकर वो किस में कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट में। क्लियर हुआ सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं।